उस समय हरमन धीरे धीरे जोगेश की ओर बढ़ते हुए बोला, चिंता मत करो जोगेश, जब मैं उस समय इंद्रजीत कौर के साथ मिला था तो तुमने जानबूझकर हमें अलग करने की कोशिश की थी। मुझे अभी भी याद है कि वो तुम्हारी पत्नी थी जिसने मोरे फैमिली के घर में इंद्रजीत कौर पर तेजाब फेंका था, है ना? उसका नाम विनीता मोरे है ना? इस समय हरमन बहुत गंभीर और दबंग लग रहा था। वो अपना 20 साल पुराना बदला लेने के लिए तैयार था। ये सुनकर जोगेश ने डरते हुए पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? हरमन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा कि निराशा क्या होती है। फिर उसने कहा, फोन उठाओ। जोगेश हैरान था, हरमन किसका फोन उठाने के लिए कह रहा था जबकि कोई फोन आया ही नहीं था। पर तभी जोगेश का फोन सचमुच बज उठा। जोगेश ने अपने फोन की तरफ देखा और पाया कि ये सुलेल सोसाइटी के विदेश के ऑफिस से कॉल थी। ये कॉल दुबई से आ रही थी। जब हरमन ने देखा कि जोगेश कॉल का जवाब नहीं दे रहा है तो हरमन ने फिर से कहा, कॉल अभी उठाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? इतना कहते ही जोगेश ने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या जोगेश मोरे बोल रहे हैं? जब फोन पर आवाज आई तो जोगेश हैरान रह गया। उसने पहले कभी इस शख्स की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन वो फोन से बता सकता था कि उससे बात करने वाला आदमी कोई आम आदमी नहीं है। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें 2 बातें बताने जा रहा हूँ। पहली बात, जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय समय पर होनी चाहिए। अगर उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो सोलेल ग्रुप और सोलेल सोसाइटी तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अगर तुम इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाए तो हमारे सारे रिश्ते भी यहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मत करो, मेरा मतलब है कि कभी भी मिस्टर गिल को नाराज मत करो। ये शब्द सुनकर जोगेश का दिमाग फटने वाला था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मोरे फैमिली की बर्बादी का बम थी। जोगेश ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? दूसरी तरफ वाला शख्स हंसा और फिर बोला, अगर मिस्टर गिल नाराज हो गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम समझ पा रहे हो या मैं तुम्हें किसी और तरीके से समझाऊं? जोगेश को समझ में आ गया था कि हरमन ने कोई बहुत बड़ी चाल चली थी, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं हो पा रहा था। सोलेल ग्रुप के पीछे के लोग हरमन से कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस आदमी ने आगे कहा, मैंने सोलेल सोसाइटी के सभी बड़े लोगों को वहां भेज दिया है। कुछ 16 लोग हैं और उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके बाद फोन पर दूसरी तरफ वाले शख्स ने कहा। इस बार जोगेश पूरी तरह से हैरान रह गया। ये दुनिया बहुत पागल है। जब जोगेश ने देखा कि वो शख्स फोन काटने वाला था तो उसने जल्दी में कहा, 1 मिनट रुको, मुझे एक सवाल पूछना है। दूसरी तरफ वाला शख्स 1 सेकंड के लिए रुका, पर जोगेश के कुछ कहने से पहले ही बोला, जितना कहा उतना करो, और फोन काट दिया। फोन कॉल के बाद जोगेश वहीं जम गया था। वो एकटक हरमन को देख रहा था। हरमन उसकी उम्मीद से परे था। हरमन ने उसे कोई भाव नहीं दिया। हरमन की आंखें जल रही थीं। उसने कहा, जोगेश, तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। तुम इतने घटिया हो कि मैं तुम्हें निशाना भी नहीं बनाना चाहता। अगर तुम्हारी पत्नी ने इंद्रजीत पर तेजाब नहीं फेंका होता तो मैं तुम्हें कभी याद भी नहीं करता। पर इस बार मैं बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं अपना पूरा बदला लूंगा। इतना कहकर हरमन ने फिर से पूछा, तुम्हारी पत्नी विनीता कहाँ है? विनीता का नाम सुनकर जोगेश गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, हरमन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर हरमन पहले की तरह शांति से बोला, मेरा एक उसूल है कि मैं किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन अगर कोई मेरी पत्नी पर कोई हमला करेगा तो मैं किसी भी नियम को तोड़ सकता हूं। जोगेश का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वो अपनी पत्नी विनीता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे दिखावा करना पसंद था और अगर उसे नुकसान पहुंचाओ तो वह हमेशा बदला लेती थी। दरअसल जिस दिन से उसने मोरे फैमिली में शादी की तब से ही वो इंद्रजीत कौर से नफरत करती थी। इंद्रजीत कौर काफी खूबसूरत थी। उस समय शायद वो यहाँ की सबसे खूबसूरत औरत थी। जब विनीता मोरे फैमिली में आई तो उसे इंद्रजीत से चिढ़ हो गई थी। वो हमेशा इंद्रजीत के साथ बदतमीजी से पेश आती थी। इतना ही नहीं, मोरे फैमिली से बाहर निकाल दिए जाने के बाद भी विनीता ने उसे छोड़ा नहीं था। तभी जोगेश को विनीता की कॉल आई। फिर विनीता ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, हनी, श्रीवास्तव फैमिली ने मुझे तुरंत तुमसे तलाक लेने का ऑर्डर दिया है। जोगेश के चेहरे पर मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई। वो मोरे फैमिली का मुखिया था। उसकी शादी विनीता के साथ काफी समय पहले हुई थी और वो एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। जोगेश ने विनीता से पूछा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। विनीता,
क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत बिहेव किया? हम इतने लंबे समय से साथ हैं, तुम्हें पता होगा कि तुम अकेली हो जिसकी मुझे परवाह है ना? विनीता की आवाज धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। उसने कहा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है जोगेश, क्योंकि तुम अच्छे से जानते थे कि मैंने तुम लोगों को कितना फायदा पहुंचाया है, इसलिए तुम मेरी परवाह करते थे और तुम्हें करनी भी चाहिए। पर अब मुझे तलाक लेना है। जोगेश के चेहरे का भाव बदल गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो अपनी पत्नी विनीता की बात से राजी था। विनीता हमेशा से गुस्सैल स्वभाव की थी और उसके स्वभाव के कारण आज उसे तलाक लेना पड़ रहा था। उस दिन अगर विनीता ने इंद्रजीत पर तेजाब न फेंका होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। लेकिन जोगेश जानता था कि वो उसे कभी तलाक नहीं देगी, चाहे कितना भी बुरा हो जाए। वो विनीता को खो नहीं सकता। उस रात विनीता घर नहीं आई। जोगेश बार बार उस शख्स की बात को याद कर रहा था। गिल फैमिली में किसी को नाराज मत करो, किसी को भी नहीं। विनीता को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। उसे चारों ओर से प्रेशर दिया जा रहा था। लगभग सभी इन्वेस्टमेंट, सभी बिजनेस उसके तलाक का इंतजार कर रहे थे। तलाक होने तक विनीता और जोगेश का सारा इन्वेस्टमेंट चौपट हो जाएगा। विनीता ने इंद्रजीत पर तेजाब फेंका था, उसे घर से, प्रॉपर्टी से बाहर निकलवाया था और अंत में उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया था। और इस बारे में लगभग सभी से उसने बात भी कर ली थी और सभी ने एक ही बात कही, गिल फैमिली को नाराज मत करो। अगले दिन विनीता जोगेश से मिलने गई। हनी, विनीता कार से उतरी और सीधे जोगेश के पास पहुंची। जोगेश विनीता को देखकर बहुत खुश था। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, विनीता, हरमन से कहो कि मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। मोरे फैमिली ने उस समय जो किया उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज उसे इसके बारे में बताओ। चलो जल्द से जल्द तलाक ले लेते हैं, ठीक है? विनीता हैरान थी। उसे लग रहा था कि जोगेश परेशान होगा, वो जोगेश को मनाएगी, पर जोगेश उसे तलाक देने की इतनी जल्दी में था और विनीता ये देखकर निराश हो गई थी। ये सच था कि विनीता और जोगेश के बीच प्यार था। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, इसलिए उसने सिर हिलाया और उससे कहा, चिंता मत करो हनी, भविष्य में हमारे पास पैसे हों या ना हो, अगर हम साथ हैं तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, चलो हरमन से हमें एक मौका देने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम सभी कुछ हद तक मोरे फैमिली के सदस्य हैं। चलो उससे माफी मांगते हैं कि वो हमें जाने दे। मुझे लगता है कि माफी मांगने पर वो माफ कर देगा। उसकी बातें सुनकर जोगेश का चेहरा उदास हो गया। उसने नाराजगी से कहा कि वो मानने वालों में से नहीं है, पर फिर भी एक बार ट्राई करके देख लो। हरमन गिल के सामने। मिस्टर गिल, मैंने इंद्रजीत कौर के साथ जो कुछ भी किया वो सच में गलत था। लोग हमेशा लालच में अंधे हो जाते हैं। आज मैं आखिरकार अपने होश में आ गई हूँ। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, इसमें जोगेश का कोई रोल नहीं था। और मुझे लगता है आप हमारे बच्चों को इससे जोड़कर नहीं देखेंगे। सारी गलती मेरी है। मैंने ही इंद्रजीत कौर पर एसिड फेंका था। मैंने ही उनके बारे में अफवाहें फैलाई थी और उसे बदनाम किया। मुझे अपने किए पर अफसोस है। जब विनीता ने बोलना खत्म किया तो वो सच में अपने घुटनों पर बैठ गई थी। वहीं जोगेश को ऐसा लग रहा था जैसे विनीता अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय हरमन से जोगेश पर रहम करने की भीख मांग रही थी। विनीता आगे बोली, हमें माफ कर दें। आप चाहें तो मुझ पर तेजाब छिड़क सकते हैं। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार भी सकते हैं। कैसे भी मेरे गलत कामों की सजा मुझे दीजिए। मैं आपसे जोगेश को माफ करने की भीख मांगती हूँ। उसे एक मौका दें। ऐसा कहने के बाद विनीता ने हरमन के पैर छू लिए। दोनों अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, पर हरमन ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझता था। हरमन ने उनकी तरफ खंजर फेंकते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग ही आपस में मिलकर कोई फैसला कर लो। तुम दोनों में से किसी एक को मर जाना चाहिए। ये खंजर उठाओ और अपनी जान ले लो। ये देखकर जोगेश हैरान रह गया था। विनीता जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी वो भी चौंक गई। विनीता एक बिगड़ैल लड़की की तरह थी जो बात करते और काम करते समय कभी भी अंजाम की चिंता नहीं करती थी। लेकिन विनीता ने जमीन पर पड़े खंजर को हाथ भी नहीं लगाया। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं मरने के लायक हूँ। जोगेश, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। जैसे ही विनीता ने ऐसा कहा, जोगेश ने पहले ही जमीन पर पड़े खंजर को उठा लिया था।
फिर उसने कांपते हाथों से उस खंजर को विनीता की छाती की ओर बढ़ाया। जैसे ही खंजर विनीता की छाती में घुसने वाला था, विनीता ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। फिर उसने अचानक से जोगेश के हाथ से खंजर छीन लिया। इससे पहले कि जोगेश कुछ कर पाता, विनीता ने अपने ही हाथों से उस खंजर को अपनी छाती में घुसेड़ दिया और अगले ही पल खून की धार बहने लगी। इसके साथ ही विनीता के मुंह से भी खून आने लगा। उसने दिल में खंजर घोंपा था। विनीता के खून थूकने के बाद दर्द से उसने दांत पीसते हुए कहा, हनी, मुझे पता है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, लेकिन मैं ही हूँ जिसने गलती की थी। अब तुम्हें बच्चों की देखभाल अकेले ही करनी होगी। जोगेश सदमे में विनीता को देखता रहा, एक शब्द भी बोल नहीं पाया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। विनीता ने खंजर से खुद को मार डाला था। इतना ही नहीं, विनीता को इस बात की भी चिंता थी कि जोगेश खुद को दोषी महसूस करेगा। उस पल जोगेश को लगा जैसे उसके दिल में भी किसी ने छुरा घोंप दिया हो और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वास्तव में रो रहा था। हरमन अपने दुश्मनों के लिए कभी नर्म रुख नहीं अपनाता था। फिर हरमन ने उदासीनता से अपना सिर पीछे घुमाया और ध्रुव से कहा, ये याद रखना ध्रुव, अपने दुश्मनों के प्रति नर्म होने का मतलब है अपनी फैमिली की परवाह न करना। जोगेश को लग रहा था कि विनीता के मरने के बाद हरमन उसे जाने देगा। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक शख्स की आवाज आई। 1 मिनट रुको। ध्रुव ने भी आवाज की ओर देखा। वो शख्स गिल एम्पायर के किसी बड़ी पोस्ट पर लग रहा था। उसे देखकर जोगेश की आंखें चौड़ी हो गईं और वो जोर से हंस दिया। ये माइटी 7 का सिंबल है। उस शख्स के सूट में लगे बैज को देखकर जोगेश ने कहा। वो शख्स माइटी 7 में से कोई एक था। जोगेश समझदार इंसान था। वो अच्छी तरह जानता था कि गिल फैमिली ने उसे क्यों भेजा था। वो ध्रुव के लिए ही यहाँ आया था। जोगेश ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है ध्रुव, अपना ख्याल रखना। फिर जोगेश ने उस आदमी की ओर हाथ बढ़ाकर हंसते हुए कहा, हेलो, मैं मोरे फैमिली से जोगेश हूं। मैं मोरे फैमिली की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। ये कहने के बाद जोगेश वहां पहुंच गया। जोगेश को लग रहा था कि उसके दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त था। उसे लग रहा था कि अब हरमन भी अपने बेटे को नहीं बचा पाएगा। हरमन ने गहरी सांस लेकर ध्रुव की ओर देखकर पूछा, क्या वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है? ध्रुव ने सिर हिलाया। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने पूछा, पापा, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? हरमन ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो वेस्टलैंड से आया है। माइटी 7 में से कोई एक है। दरवाजे पर उस आदमी की नजर ध्रुव पर टिकी थी। उसने अपना बैज दिखाते हुए कहा, ध्रुव, तुमको अपनी सजा सुनने के लिए हमारे साथ वेस्टलैंड आना होगा। उसे आज अपनी सजा स्वीकार करनी थी जब सुलेल सोसाइटी गौरदास का नाम साफ करने जा रही थी। लेकिन उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि उसके बोलने से पहले हरमन का गार्ड जोगेश के सीने में चाकू घोंप देगा। अगले ही पल हर जगह खून फैल गया। हालांकि उस शख्स के साथ आए लोग डर से कांप रहे थे। हरमन ने उनके सामने किसी को मारने की हिम्मत कैसे की? अभी उस शख्स के यहाँ आने से पहले आमरा फैमिली उससे मिलने गई थी। आमरा फैमिली को उम्मीद थी कि माइटी 7 ध्रुव के साथ नरमी से पेश आएगा। खासकर अनिका के पापा ने उन्हें बहुत कुछ समझा बुझा कर भेजा था। लेकिन हरमन ने वेस्टलैंड से आए माइटी 7 के उस शख्स की जरा सी भी इज्जत नहीं की। वो शख्स अभी भी गुस्से भरी आंखों से हरमन को घूर रहा था। वो ध्रुव के साथ साथ जोगेश को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए तो वो इस समय आया था। हरमन ने उसके आने का कारण पूछा। जवाब देते हुए उस आदमी ने हरमन को गुस्से से देखकर कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? हरमन ने उसे सीधे अनदेखा कर एक सिगरेट निकाली और जलाई। फिर उसने धुआं छोड़ते हुए गुस्से से फुफकारते हुए कहा, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। उस शख्स को माइटी 7 में अपनी पोस्ट पर बहुत घमंड था, पर हरमन ने उसे जाने के लिए कह दिया था। उस शख्स ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? कौन हो तुम? तुमने उसे मार डाला जिसे हम ले जाना चाहते थे। इसके अलावा तुम मुझसे जाने के लिए भी कह रहे हो। हरमन ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बेखौफ अंदाज में कहा, मेरा नाम हरमन है। ये नाम उस शख्स ने कभी पहले नहीं सुना था, पर उसे लगा कि शायद हरमन वेस्टलैंड के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए उसने अपना परिचय दिया और माइटी 7 का भी नाम लिया, जिसे सुनकर हरमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वेस्टलैंड दिलचस्प है। क्या ये बहुत पावरफुल है? शक्ल से तो नहीं लगते। हरमन की बात सुनते उस शख्स ने अपने साथ आए लोगों से हरमन पर हमला करने को कहा और हरमन से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि वेस्टलैंड को डिसरिस्पेक्ट करो? तुम कितने बड़े मूर्ख हो।
उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके साथ आए लोग हरमन के बगल में पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो हरमन पर हमला कर पाते, उनकी मौत हो चुकी थी। हरमन के साथ आया शख्स उन दोनों से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। वेस्टलैंड से आया वो शख्स पूरी तरह से हैरान था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेस्टलैंड के लोगों को मारने की? दूसरी तरफ हरमन मुस्कुरा दिया। उस आदमी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तुमने हमारे लोगों पर हमला किया है। ध्यान से सुन लो, मैं वेस्टलैंड के वेज ग्रुप से हूँ। हरमन ने सिर हिलाते हुए पूछा, ओह, तो तुम वेस्ट ग्रुप से हो। अब समझ में आया कि तुम इतने घमंडी क्यों हो। वेस्ट ग्रुप में तुम किस पोस्ट पर हो? उस आदमी ने खुशी से जवाब दिया, मैं एक सिलग्रोन हूँ। वो अभी और कुछ भी बताने जा रहा था कि हरमन ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और थोड़ा रुककर हरमन बोला, आज अभी इसी समय से तुम वेस्ट ग्रुप के सदस्य नहीं रहे। अपना सामान पैक करो और अभी बाहर निकल जाओ। जब उस आदमी ने ये सुना तो हैरान रह गया। हरमन फैसला कैसे ले सकता था? उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। उस आदमी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी ये चाल बेकार है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला तो एक आवाज आई, अनीश, आज से तुम्हें वेस्ट ग्रुप से निकाला जाता है। मिस्टर रहेजा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इस समय वेज ग्रुप के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे में आप मुझे इस तरह से फायर कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप राजदान परिवार फैमिली के साथ पंगा ले सकते हैं? अनीश, तुमसे किसने कहा था आज सोरेल ग्रुप जाने के लिए? ऊपर से जगन रहेजा वेज ग्रुप का एक मैनेजर था, लेकिन अपनी कंपनी के लोगों को वो ऐसे ही बुलाता था। मुझे वेज ग्रुप से ऑर्डर मिला था मोरे फैमिली को बुलाने के लिए। सोलेल सोसाइटी के चेयरमैन गौर दास के उस समय के इंसिडेंट को मीडिया के सामने बताने जा रहा था। आप और मैं दोनों ही बिजनेसमैन हैं। भले ही मैं आपके जितना पैसा नहीं बनाता हूँ, लेकिन आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि एक बिजनेसमैन के तौर पर हमारी सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो क्या है? बिना किसी शक के ये एक अच्छी बात नहीं है अगर इस तरह की चीज एक्सपोज हो जाती है तो। तुम्हें क्या लगता है कि ये मामला इतने बड़े वेज ग्रुप पर असर डालेगा? बेवकूफ हो तुम अगर तुम ऐसा सोचते हो तो क्या मैं वेज ग्रुप के कनेक्शंस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ? मोरे फैमिली शीश महल की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है, इसलिए मुझे इस तरह के इंपॉर्टेंट कनेक्शन को डिफेंड तो करना ही था, है ना? इसलिए मैं सोलेल सोसाइटी आया था। मेरा मानना है कि सोलेल सोसाइटी में सबको पता होना चाहिए कि पास्ट में मोरे फैमिली ने क्या किया है। एक बार सोलेल सोसाइटी को सच पता चल जाएगा तो गौरदास के नाम पर लगा हुआ दाग मिट जाएगा। इसके अलावा ये मोरे फैमिली की रेपुटेशन पर भी असर डालेगा। इस मामले को अकेला छोड़ दो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच में हरमन गिल नाम का एक आदमी आ गया है। ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं तो मैंने ये नाम सुना है। क्या ये कोई जाना माना बिजनेसमैन है? खैर, चाहे वो जो कोई भी हो, लेकिन आज के मामले में तो मुझे दखल देना ही देना था। नहीं तो अगर एक छोटे बिजनेसमैन के द्वारा वेज ग्रुप दब गया तो लोग वेज ग्रुप के बारे में क्या सोचेंगे? अनीश की बात सुनकर एक पल के लिए जगन रहेजा हैरान हो गया था। दरअसल उसे पहले इस बारे में पता नहीं था। वो तो बस अनीश को कांटेक्ट करने के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। आफ्टर ऑल, अनीश के पास अभी भी उसके सपोर्ट में राजदान परिवार था। लेकिन इस पल जैसे ही जगन ने हरमन गिल का नाम सुना, उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांपने लगी। ठीक है, बहुत हुआ। वहाँ से अभी इसी वक्त निकलो। पर क्यों? क्या हरमन गिल शीश महल वापस चला गया है? हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मिस्टर रहेजा, क्या आप हरमन गिल को जानते हैं? अनीश के सवाल को सुनकर जगन रहेजा कांपे बिना नहीं रह पाया और उसे अनीश के इस बेवकूफी भरे सवाल पर थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या मैं हरमन गिल को जानता हूँ? क्या मैं हरमन गिल को जानने के लिए क्वालिफाइड भी हूँ? अगर मैं होता तो ऑफ कोर्स उसे जानना चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने तो उसके बारे में बस केवल कुछ चीजें सुनी हैं। अनीश, मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसे तुम बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हरमन गिल शीश महल में लौट आया है, इसलिए मोरे फैमिली उन्हें आज रात बर्बाद होना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हरमन गिल इस लायक है कि वो हम सबको बर्बाद कर दे। जगन की ऐसी टोन सुनकर जैसे मानो वो कोई फॉर्मल नोटिस दे रहा हो, अनीश की पूरी बॉडी कांप गई और उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? अनीश, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमसे किसने कहा है मोरे फैमिली की मदद करने के लिए, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि साथ में राजदान फैमिली भी बर्बाद हो जाए तो यहीं पर रुक जाओ।
नहीं तो बाद में तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। इतनी जल्दी? क्या आप श्योर हैं कि मोरे फैमिली बर्बाद हो जाएगी? हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, नहीं तो हम लोग करोड़ों की शर्त भी लगा सकते हैं। और इस बार अनीश पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि जगन को उससे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद फिर अनीश पलटा और हरमन गिल के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मिस्टर गिल, मुझे अभी अभी इस फोन को आंसर करने देने के लिए थैंक यू। मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन फिर भी हरमन गिल ने अनीश को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स के हॉल में हनीत, मोरे फैमिली के विकास नगर के घर को जला दिया है। क्या तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे? इस बार हरमन गिल के लौटने का मकसद विकास नगर की मोरे फैमिली नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो किसे टारगेट कर रहा है? जहां तक मेरा अंदाजा है, उसका टारगेट पूरी की पूरी मोरे फैमिली है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ये नहीं कहते कि इंद्रजीत तुम्हारी बेटी है, तो मोरे फैमिली आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही होती। तुमने ही दुश्मन को जाने दिया और ये मुसीबत सर पर मोल ले ली। दिलीप की बात सुनकर हनीत खामोश था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक शांति थी, मानो उसे ये बात पता थी कि अभी नहीं तो कुछ समय के बाद ये होना लिखा ही था। मैंने तुमसे कहा था कि हरमन गिल के साथ निपटने के लिए गुहा फैमिली की मदद लो, लेकिन तुमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हमारे डैड, जो इतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो आकर अब इस मैटर को सॉल्व करें? मैंने कुछ नहीं किया है। वेल, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि तुमने क्या किया है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंद्रजीत मेरी बेटी है, इसलिए मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम विकास नगर के लोग पूरी तरह से बेकार हो। मैंने क्या किया है? मैंने ऑलरेडी वेस्टलैंड के लोगों को कांटेक्ट किया है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि भले ही हरमन गिल के पास बहुत पावर है, लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। अगर वो एक पॉपुलर आदमी हुआ भी, तब भी जब वो शीश महल में आएगा, तब उसे मोरे फैमिली की बात सुननी ही पड़ेगी। पर दिलीप ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया और उस लाइव ब्रॉडकास्ट में 2 लोग मौजूद थे। उनमें से एक सोलेल सोसाइटी का चेयरमैन था और दूसरा था गौरदास। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर दिलीप को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया है। अभी 1 सेकंड पहले वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये कैसे हो सकता है? दिलीप को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए उसने बहुत एफर्ट लगाए थे, यहाँ तक कि उसने बहुत सी कंपनीज का इस्तेमाल भी किया था ताकि राजदान फैमिली एक्शन ले। जिन लोगों को दिलीप ने इस्तेमाल किया था वो लोग वेस्टलैंड के वेज ग्रुप से थे, जो सोलेल ग्रुप को बस केवल एक ही शब्द में बर्बाद कर सकते थे। और यही वजह थी कि दिलीप को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी पावर होने के बावजूद वो नाकाम कैसे हो सकता है। जैसे ही दिलीप को इस बात का एहसास हुआ कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है, उसने तुरंत ही अनीश को फोन लगाया। क्या बात है, तुम अभी तक वहां पर गए नहीं? इस बात को इग्नोर करते हुए कि अनीश वेस्टलैंड से है, दिलीप ने सीधा उससे सवाल किया। अनीश को भरोसा नहीं हो रहा था कि दिलीप उसे डांटने की हिम्मत कर रहा है। मैं नहीं गया? मैं वहां पर क्यों नहीं गया? दिलीप, मैं ऑलरेडी तुम्हारी मदद करने के लिए गया था। तो फिर क्यों गौरदास अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया? दिलीप, तुम बस केवल मोरे फैमिली को दोष दे सकते हो कि उन लोगों ने एक मॉन्स्टर को नाराज कर दिया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मोरे फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। वेल, मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी अपनी कब्र खोदनी शुरू कर देनी चाहिए। अनीश की बात सुनकर दिलीप का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें वाकई लगता है कि मोरे फैमिली को बर्बाद करना इतना आसान है? मेरा तुम्हारे साथ मजाक करना जरूरी है क्या? तुमसे मजाक करके मुझे क्या फायदा मिलेगा? दिलीप ने अनीश की बात पर गौर किया और उसे रियलाइज हुआ कि अनीश की बात सही है। ये तो ऐसा क्यों ना करें? क्या तुम वेस्टलैंड से ये कह सकते हो कि एक बार हमारी मदद कर दे? मैंने सुना है कि अगर हम गिल एम्पायर को ज्वाइन कर लेंगे तो अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ हम वेस्टलैंड में एंटर कर सकते हैं।
इस तरह से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमें हाथ भी लगाने की। अफसोस मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद अनीश ने सीधा फोन रख दिया था। जाहिर सी बात है कि वो खुद को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करने वाला था। अनीश ने सीधा दिलीप के मुंह पर फोन रख दिया। ये देखकर दिलीप का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वेस्टलैंड के लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। उसे लगा था कि वेस्टलैंड के लोग उसके ट्रम्प कार्ड थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उन लोगों को उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसी समय पर सोलेल सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन का चेहरा इस समय बहुत ही ज्यादा सीरियस था। बाद में जब दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स आए तो उन सभी को महसूस हो रहा था कि कहीं पर कुछ तो अजीब था और सब एक दूसरे से यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बात क्या थी जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और फिर अगले ही पल सबकी नजरें स्टेज पर टिक गई। वहाँ स्टेज पर एक और आदमी मौजूद था, गौरदास। और गौरदास को वहाँ पर देखकर ऑडियंस में पूरी तरह से सभी हैरान रह गए थे। इस तरफ ध्रुव की कार से निधि वर्मा नीचे उतरी। निधि को लगा था कि उसके दादाजी के मामले को सॉल्व करने में कम से कम कुछ सालों का समय तो लग जाएगा। आफ्टर ऑल ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जैसे ही निधि कार से नीचे उतरी उसे ऐसा लगा जैसे ध्रुव उनके साथ मजाक कर रहा था। और फिर उसने अपनी आंखों में डाउट के साथ ध्रुव को देखा। क्या तुम श्योर हो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। लेकिन निधि अभी भी टेंशन में ही थी। भले ही वो वहाँ पर एक फॉर्मल सूट में आई थी, लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद निधि फिर ध्रुव के पीछे पीछे वेन्यू पर गई। निधि वर्मा खूबसूरत थी और अपने गुस्से और बेरहमी के लिए फेमस थी, और यही वजह थी कि उसके वेन्यू में आते ही सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया और सभी उसके बारे में बात करने लगे। लेकिन निधि ने सभी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इस तरफ स्टेज पर सोलेल सोसाइटी का चेयरमैन ऑलरेडी तैयार था। उसने गहरी सांस ली और फिर वो माइक्रोफोन के करीब गया। गौरदास उसके ठीक बगल में खड़ा हुआ था और उसे देखकर चेयरमैन ने पूरी इज्जत के साथ उसके सामने अपना सिर झुकाया। वो जानता था कि इस मामले का चेयरमैन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर चेयरमैन सच बता देता है तो उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आज मैं मिस्टर वर्मा के नाम पर लगे हुए दाग को साफ करना चाहता हूँ। उसी समय पर मोरे फैमिली के मेंबर्स भी उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। जब मोरे फैमिली के सभी लोगों ने ये देखा तो वो सबके सब हैरान रह गए और चाह कर भी वो लोग अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। रोको, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकना ही होगा। इसे अभी इसी वक्त रोकना होगा। अगर गौरदास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लौट आया तो मोरे फैमिली हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। हर कोई अच्छे से जानता था कि उस जमाने में मोरे फैमिली ने क्या किया था। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सब लोग ये भी जानते थे कि एक बार गौरदास ने अपनी पावर हासिल कर ली तो फिर मोरे फैमिली का क्या होगा। यहाँ तक कि अगर गौरदास ने अपनी पुरानी दुश्मनी को जाने भी दिया और उसके बाद मोरे फैमिली को माफ भी कर दिया, पर फिर भी मोरे फैमिली का अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लोग ये भी अच्छे से जानते थे कि अब वो लोग चाह कर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक नहीं पाएंगे। मोरे फैमिली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख ही रही थी, तभी कोई उनके घर आया। जो आदमी इस समय मोरे फैमिली के घर के बाहर खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि हरमन गिल था। हरमन गिल खुद पर्सनली मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स आया था और हरमन गिल को वहां पर आता हुआ देखकर वो सब के सब हैरान रह गए। दरवाजे के पास मोरे फैमिली का एक मेंबर टहल रहा था। वो हरमन गिल को वहां पर देखकर चौंक गया। हरमन गिल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नर्वस मत हो, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। वहां खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने हरमन गिल का रास्ता रोकने की कोशिश की। आपको यहाँ अंदर आना अलाउ नहीं है। मैं तो यहाँ पर बस केवल चाय पीने आया हूँ, इसमें गलत क्या है? क्या मैं अंदर जाकर चाय भी नहीं पी सकता हूँ? बिना परमिशन के किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। उस दिन मोरे फैमिली ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। सोलेल सोसाइटी एक्चुअल में हरमन गिल की मदद कर रही थी, जो कि एक ऐसी चीज थी जो मोरे फैमिली ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ? तो क्यों ना मैं इस पूरी की पूरी जगह को जलाकर राख कर दूं। इस तरह से अंदर मौजूद लोग अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। हरमन गिल की बात सुनकर एक पल के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड की बोलती बंद हो गई। उसी समय मोरे फैमिली के घर में दिलीप और भी कहीं ज्यादा हैरान था। ये समय मोरे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो लोग कुछ भी गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं बस यहाँ पर हाथ धरे बैठकर कुछ भी नहीं करूंगा? तो फिर क्या किया है तुमने?
कुछ भी नहीं, मैं बस केवल ये सोच रहा था कि क्योंकि हरमन गिल ने विकास नगर वाले मोरे फैमिली के घर को जला दिया है, तो उसका अगला टारगेट जरूर ही मोरे फैमिली का हेडक्वार्टर्स होगा। तो तुम्हें ये समझना होगा, है ना? वेल, तुम्हें क्या लगता है कि मोरे फैमिली की छुपी हुई पावर और बाहरी मदद के साथ हरमन गिल फिर भी घमंड में रहेगा? इनफैक्ट ये दिलीप मोरे का आखिरी कार्ड था, हरमन गिल के अगेंस्ट लड़ने का उसका ट्रम्प कार्ड। लेकिन हनीद दिलीप की बात सुनने के बाद भी खामोश रहता है। अभी अभी मैंने गार्गी से कहा है कि वो गुहा फैमिली जाए। उस समय जब जोगेश ने तुम्हें राय दी थी कि तुम जाकर गुहा फैमिली से कोऑपरेट करो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? दिलीप की बात सुनकर हनीद कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली। बस अकेले ध्रुव के साथ निपटने के लिए गुहा फैमिली के साथ कोऑपरेट करना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अपने से छोटे को तंग करने के लिए क्या तुम्हें कर्मा का डर नहीं है? कर्मा जूनियर? तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। भूलो मत कि वो गिल फैमिली का बेटा है। तुम भूल गए कि उस समय भी उसने लड़ने के लिए हमारे सभी तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद भी हमारा गिल फैमिली से कोई मुकाबला नहीं है। यहां तक कि अगर हम हरमन गिल और इंद्रजीत जैसी दो पावरफुल इंसानों को सप्रेस भी कर देते हैं, तब भी अगर हम गलत तरीके भी इस्तेमाल करें, तब भी अंत में गिल फैमिली ऑलमोस्ट हमारा सफाया कर देगी। वो ध्रुव एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। अभी दिलीप ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तब तक गार्गी ऑलरेडी वापस आ गई थी। गार्गी, सब कुछ सेटल हो गया है क्या? लेकिन गार्गी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने में अच्छे नहीं नजर आ रहे थे, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता था कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रही थी। गुहा फैमिली ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। गार्गी की बात सुनकर दिलीप हैरान रह गया था और उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या मतलब है उनका? उन लोगों ने हमसे मिलने से मना क्यों कर दिया? उस जमाने में तो वो लोग मदद के लिए हनीफ के सामने भीख मांगते थे और हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते थे। मोरे फैमिली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और हर एक हिस्सा एक शहर में लोकेटेड था। वो चारों शहर सबसे बड़े भाई दिलीप, दूसरे भाई हनीद, छोटी बहन गार्गी और चौथे भाई ब्रजेश के मैनेजमेंट के अंडर थे। दिलीप एक बहुत ही लंबा और स्ट्रॉन्ग आदमी था। वो हमेशा ही अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था और चीजों को हमेशा एक ही ऑर्डर में करता था। मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि गुहा फैमिली के हेड वो क्या? वो पौधों को पानी दे रहे हैं। गार्गी की अपनी बात खत्म करते ही दिलीप पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी चीज हो रही थी और वो लोग ये कह रहे हैं कि फैमिली का हेड पौधों को पानी दे रहा है और इसीलिए वो गार्गी से मिलने नहीं आया। और वहां ब्रजेश की क्या सिचुएशन है? ब्रजेश गया था ना गिल एम्पायर वालों से मिलने। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस समय हरमन गिल को कंट्रोल कर सके? वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। हमारा उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि वो नाकाम हो गया हो। दिलीप, क्यों ना हम खुद ही हरमन गिल के साथ निपटे? मैंने नोटिस किया है कि वो इस बार अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं आया है। मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में इनविंसिबल है। गार्गी की बात सुनकर दिलीप ने अब एक गहरी सांस ली और फिर आगे कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों, पर दिलीप को अब एक डर सा लगने लगा था, जैसे कि कहीं पर कुछ गलत होने वाला है। और अभी उसे वो डर महसूस हो ही रहा था कि तभी गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड तेजी से भागता हुआ अंदर आया। तुमसे अंदर आने के लिए किसने कहा? हरमन गिल? ये हरमन गिल का कोई हमशक्ल है क्या? इतनी जल्दी ये शीश महल में कैसे आ गया? उसने तुम्हें अंदर आने के लिए क्यों कहा? उसने कहा है कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप सब लोग तैयार रहें। किस बात के लिए तैयार? अपने मरने की। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से ये बात सुनकर पूरी की पूरी मोरे फैमिली गुस्से में तमतमा गई। उन लोगों के हिसाब से हरमन गिल ने अपनी हद पार कर दी थी और उसी समय हरमन गिल भी चलता हुआ वहां अंदर आ गया। और हैरानी की बात यह थी कि वो अपने साथ अपना गार्ड तक लेकर नहीं आया था। घर के अंदर एंटर करते हरमन गिल ने अपने चारों ओर देखा और फिर जोर से हंसा, जैसे मानो उसकी हंसी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। वाह, सब लोग यहाँ पर हैं। चलो शुरू करते हैं।
क्या शुरू करते हैं? हरमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स में आने की? मुझे याद है कि आजकल मोरे फैमिली एक ग्रैंड डिनर की तैयारी कर रही है ना? तो क्यों ना तुम एक क्विक मीटिंग रख लो और कोई रास्ता सोचने के लिए उन्हें तुम्हारी मदद करने दो। क्या? हरमन गिल ने दिलीप की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चलता हुआ दिलीप की तरफ गया, उससे लिस्ट ली और उसने उस लिस्ट को देखा। ये मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर की नेम लिस्ट है ना? वेल, ऐसा क्यों नहीं करते? इन लोगों में से अगर तुम किसी एक को भी कॉल करने में कामयाब हो गए तो यूं समझ लेना कि मैं हार गया हूँ। हरमन गिल की बात सुनकर मोरे फैमिली के घर के हॉल में मौजूद हर कोई हैरान हो गया। मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर की लिस्ट में मौजूद लोग भले ही मोरे फैमिली के लॉयल बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, लेकिन वो लोग बिना किसी शक के शीश महल के सबसे अमीर आदमी थे। ऐसे में भले ही हरमन गिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मोरे फैमिली को नहीं लगता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरे शीश महल को कंट्रोल करके उन्हें मोरे फैमिली के डिनर में आने से रोक सके। तुम बस इंतजार करो। उसके बाद दिलीप चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया और अपने सामने मौजूद असिस्टेंट के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट की बॉडी डर के मारे कांप गई। सर, आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है? इसमें अच्छा क्या नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? क्या इतनी बड़ी मोरे फैमिली अकेले हरमन गिल से डरेगी? ठीक है सर, मैं अभी ये करता हूँ। इतना कहने के बाद वो असिस्टेंट तुरंत ही वहाँ से चला गया और दिलीप ने फिर पलटकर मोरे फैमिली के नौकर को देखा। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर हरमन गिल के लिए चाय बनाओ। दिलीप की बात सुनकर वो नौकर कुछ पलों के लिए हैरान होकर कंफ्यूजन में वहाँ पर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या हुआ? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? हरमन गिल इतनी दूर से आया है और हम उसे चाय भी ना पिलाएं? दिलीप की बात सुनकर वो नौकर फिर तुरंत ही वहाँ से तेजी से भागकर चाय लेने के लिए चला गया। मिस्टर गिल, इस चाय को मोरे फैमिली ने कलेक्ट किया है, प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए। उस नौकर की बात सुनकर हरमन गिल ने उस चाय को सूंघा और फिर अपनी गर्दन हिला दी। वो ये बता सकता था कि वो चाय वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। दरअसल मुझे इस तरह की चाय की आदत नहीं है, तुम बस मुझे कोई मामूली चाय दे दो। क्यों, क्या हुआ? डर गए क्या कि कहीं इस चाय में जहर तो नहीं है? डर? वेल, मुझे इस चाय का टेस्ट नहीं पसंद है। वेल, यू नो, मुझे पैसे बचाने की आदत है। घड़ी चाहे 70 लाख की हो या 700 की, लेकिन समय तो एक ही दिखाती है। बहुत से लोग यही कहेंगे कि इस तरह की चाय सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता। बल्कि मुझे तो लगता है कि मार्केट में बिकने वाली चाय इससे कहीं ज्यादा टेस्टी होती है। इस तरह की चाय एंशिएंट समय की शुरुआत में बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसे पिया और इसलिए चाय की पत्तियों की तादाद कम हो गई और उसकी वजह से इस चाय का दाम बढ़ गया। हरमन गिल की बात सुनकर दिलीप ने उसे अपनी आंखों में बेरहमी के साथ देखा और यही सोच रहा था कि हरमन गिल अभी भी इतना ज्यादा शांत कैसे था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इस समय भी हरमन गिल चाय के बारे में बात करने के मूड में था। जाओ, जाकर बाहर से चाय खरीद लाओ। दिलीप की बातें सुनकर वो नौकर फिर तुरंत ही हरमन गिल की पसंद की चाय खरीदने चला गया और 20 मिनट बाद वापस लौटकर उसने हरमन गिल के लिए चाय बनाई। इसे कहते हैं चाय। अब्रॉड में इस तरह की चाय मिलना बहुत मुश्किल होता है। हरमन गिल को इतना शांत देखकर दिलीप का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था, लेकिन फिर वो ये भी जानता था कि उसे इस समय हरमन गिल को नाराज नहीं करना चाहिए। दिलीप के हिसाब से मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर का इनविटेशन सभी को जा चुका था और इसीलिए बाद में मोरे फैमिली के सभी कनेक्शंस वहां पर आ ही जाने वाले थे। दिलीप चाहता था कि हरमन गिल को पता चले कि मोरे फैमिली को चैलेंज करने का क्या अंजाम होता है। 20 साल पहले भी मोरे फैमिली हरमन गिल को शीश महल से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी और आज भी मोरे फैमिली को भरोसा था कि वो अभी भी उसे हरा सकती है। दूसरी तरफ मोरे फैमिली से बाहर निकलने के बाद सभी असिस्टेंट अलग अलग दिशा में निकल गए थे। उन सभी का एक ही मकसद था और वो था लोगों से ये पूछना कि उनमें से कौन कौन मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर को अटेंड करेगा और उसके साथ ही साथ उन्हें इंद्रजीत कौर को भी ढूंढना था। उनके हिसाब से हरमन गिल अकेला मोरे फैमिली आया है तो उसने जरूर ही इंद्रजीत कौर को कहीं ना कहीं छुपाया होगा और अपने दिमाग में इसी प्लान के साथ वो सब के सब अपने अपने रास्ते चले गए। आधे घंटे बाद ये आधा घंटा मोरे फैमिली के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। एक बार मोरे फैमिली के इकट्ठा होने की नोटिस बाहर चली जाएगी
तो ये बात शीश महल में बहुत ज्यादा हलचल मचा देगी। हालांकि ये बात और थी कि ये बस मोरे फैमिली की इमेजिनेशन थी। खैर, फिलहाल मोरे फैमिली के घर में मोरे फैमिली के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान थे। आधा घंटा बीत चुका था और उसके बावजूद अभी तक कोई भी उनके घर नहीं आया था। ऐसे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। दिलीप, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? जिन लोगों को मोरे फैमिली ने इनवाइट किया था पास्ट में, वो सभी लोग मोरे फैमिली को इम्प्रेस करके उनसे फायदा लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब उन्हीं लोगों में से कोई भी वहां पर नहीं आया था, और आना तो दूर, उनमें से किसी ने एक बार भी फोन तक नहीं उठाया था। दिलीप को भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था। आफ्टर ऑल, शीश महल में मोरे फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई वहां पर ना आए। बल्कि एक पल के लिए तो दिलीप को ऐसा भी लगा कि शायद उसके फोन में सिग्नल नहीं है, और यही वजह थी कि सिग्नल की तलाश में वो बाहर तक निकल कर गया। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और रही बात हरमन गिल की, तो वो अभी भी शांति से अपनी चाय एंजॉय कर रहा था। तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि आज कोई भी मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर पर नहीं आएगा। इम्पॉसिबल। जो रिश्ता हमने इतने सालों में एस्टैब्लिश किया है, उसे तुम अकेले नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है फिर, मेरा क्या है, करते रहो इंतजार। उस समय दिलीप ने अपने असिस्टेंट को फोन लगाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने अपना फोन उठाया और लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को खुद ही फोन लगाने लगा। दिलीप ने अब तक लाइन से 20 नंबर्स पर फोन लगा दिया था, लेकिन उन सभी ने असल में उसके नंबर को ब्लॉक करके रखा हुआ था। जल्दी से मुझे अपना फोन दो। उसके बाद दिलीप ने गार्गी के फोन से सभी को कॉल लगाया, और उसके बाद वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। उसकी वजह ये थी कि गार्गी का नंबर तक सबने ब्लॉक करके रखा था। डैम, हरमन गिल, तुम क्या चालें चल रहे हो? समय बीतता जा रहा था, लेकिन अभी तक वहां पर एक भी आदमी नहीं आया था। उसी एक पल में मोरे फैमिली ने 20 सालों से ज्यादा जो नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था, वो टूटता हुआ नजर आ रहा था। मैंने क्या किया है? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया है, तो क्या तुम मेरी बात का भरोसा करोगे? जाहिर सी बात थी कि दिलीप को हरमन गिल की इस बात पर भरोसा नहीं था। तुम मोरे फैमिली के साथ निपटना चाहते हो, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना नहीं था, तो क्या तुम शीश महल आने की हिम्मत करते? हाउ फनी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा करूंगा? गार्गी बहुत ही ज्यादा हैरान थी, और अगले ही पल उसने पलटकर टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। वहां टीवी पर सोलेल सोसाइटी के चेयरमैन ने पब्लिकली ऑलरेडी पूरी कहानी बता दी थी कि पास्ट में मोरे फैमिली ने क्या किया था, और ये सुनते ही पब्लिक में जैसे हलचल सी मच गई थी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर हंगामा मच गया था। क्या उस समय गौरदास को फंसाया गया था? हरमन गिल के साथ निपटने के लिए मोरे फैमिली ने गौरदास को फंसाया था। डैम, मोरे फैमिली वाकई में बहुत घटिया है। चलो चलकर मोरे फैमिली से सवाल करते हैं। हाँ, हमें मोरे फैमिली के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उन लोगों ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर एक आदमी नजर आया। जब सबकी नजर उस आदमी पर पड़ी तो हर कोई शॉक्ड रह गया था। मैं भी देखता हूँ कि किसकी ऐसा करने की हिम्मत है। दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि कनिष्क था। शीश महल में फैली अफवाहों के हिसाब से हरमन गिल और कनिष्क के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि उस समय में उन दोनों के बीच की पोजीशंस में बहुत ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन वो लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। और अब जब गौरदास की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट खत्म होने को ही थी, तो ऐसे में कनिष्क का इस समय वहां पर आना सबको बहुत ही अजीब लग रहा था। और उस समय कनिष्क अकेला नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आया था, और जिन लोगों को वो लेकर आया था वो सब के सब कनिष्क के स्टूडेंट्स थे। ये सब देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वाले लोग एक पल के लिए हैरान रह गए थे। उन सभी के हिसाब से शायद कनिष्क वहां पर गौरदास से निपटने के लिए आया था, और अगर ऐसी बात थी तो गौरदास ने अगर कुछ गलत किया भी नहीं होता, तब भी वो कभी भी अपने नाम पर लगे हुए दाग को मिटा नहीं पाता। हर कोई इस समय अपनी सांसें रोके यही इंतजार कर रहा था कि कनिष्क इसके बाद क्या करने वाला था। कनिष्क इस तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे गया, और स्टेज के सामने जाते ही अचानक से वो गौरदास के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया, और अपनी आंखों के सामने इस तरह के नजारे को देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। यहाँ तक कि कनिष्क के साथ जो लोग आए थे वो भी इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। कनिष्क ने इस तरह जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर गौरदास को देखा। गौरदास, भले ही मैं और तुम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत ही सच्चे और नेक इंसान हो।
उस समय मैं यहाँ पर नहीं था कि मैं चीजों को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकूं, और नहीं मेरे पास कोई एविडेंस था। लेकिन आज फाइनली किसी ने सबको सच बताने का रिस्क उठाया है। आज के बाद अगर किसी ने भी तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की तो वो आदमी मेरा दुश्मन होगा। कनिष्क की बात सुनकर हैरानी से गौरदास का मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि खुद निधि वर्मा भी हैरान रह गई थी। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले से ही जानता था कि वहां पर क्या होने वाला है, और इसीलिए उसे इस बात पर कोई हैरानी भी नहीं हुई।
क्या इत्तेफाक है, मैं भी तो यही चाहता था कि तुम एग्जैक्टली यही सोचो, तो तुम सभी बेवकूफ बन गए हो। उस समय दरअसल मैं मोरे फैमिली के साथ निपटने के लिए एक प्लान को एक्शन में लाने के लिए आया था। और रही बात ध्रुव की, तो मैं तो बस उसे हाय बोलने के लिए आया था। इनफैक्ट अगर मैं उससे नहीं भी मिलता तब भी वो ठीक ही रहता, लेकिन एक बार मैं उससे मिला तो तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया। वेल, क्योंकि तुमने आज मुझे चाय ऑफर की है, इसलिए आज मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और फिर उसके बाद तुम सुकून से मर सकते हो। हरमन गिल के शब्द घमंड से भरे हुए थे और उन्हें सुनकर दिलीप भी हैरान रह गया था। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने कुछ एसेट्स दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किए थे। तुम नॉर्थ ईस्ट एरिया के साथ बहुत करीब से काम कर रहे थे, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, ठीक कहा। सोलई सोसाइटी के होते हुए हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के साथ करीबी बिजनेस कॉर्पोरेशंस होना नॉर्मल है ना? नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे पास 300 से भी ज्यादा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमत 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कीमत वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 13 अरब 73 करोड़ 52 लाख 7,600 रुपए और 52 पैसे होनी चाहिए। हरमन गिल की बात सुनकर गार्गी अब पूरी तरह से हैरान हो गई थी। भले ही वो मोरे फैमिली के हेड्स में से एक थी, लेकिन इतनी बड़ी मोरे फैमिली में उसका काम एक्चुअल में एक जनरल अकाउंटेंट का था और इसीलिए उसे हर एक अकाउंट के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन उसके बावजूद वो उतनी साफ तरह से नहीं पता था जितनी साफ तरह से हरमन को पता था। हरमन की बात सुनते ही गार्गी ने तुरंत ही अपना फोन अनलॉक किया और अपना टेम्पररी फाइनेंशियल ऐप खोला, और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हरमन गिल ने कहा था। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर किस तरह से पॉसिबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के अंडर था और गार्गी के अलावा किसी को भी इस अमाउंट के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इस कीमत के बारे में कैसे पता है? मैं इलीगल तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए तुम पर केस कर दूंगी। इलीगल तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स जानना? गार्गी, तुम वाकई में बूढ़ी हो रही हो और शायद इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर दे रहा है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ए हूं, इसलिए जाहिर सी बात है कि मुझे तो यह पता ही होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो लाक्सपुर रियल एस्टेट कंपनी के साथ होना चाहिए, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, और उसे तुमने आज से 2 महीने पहले साइन किया था। उसके बाद जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो... हरमन गिल ऐसे ही उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत बताता जा रहा था जैसे मोरे फैमिली ने एक के बाद एक साइन किया था, और उस पूरे प्रोसेस के दौरान गार्गी घबराते हुए हर कॉन्ट्रैक्ट चेक करती जा रही थी और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे कि हरमन गिल ने बताए थे। गार्गी की बॉडी इस समय लगातार कांप रही थी। अगर हरमन गिल इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर बात कह रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि हरमन गिल हर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ही पार्टी ए रहा है। तुम्हें सब कुछ इतना साफ साफ कैसे पता है? तुम तो इसे मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। मुझे कैसे नहीं पता होगा? आफ्टर ऑल ये सब तो वही बदला है जो मैंने मोरे फैमिली के अगेंस्ट लिया था। लेकिन तुम इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टी ए कैसे हो सकते हो? हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो सब के सब सीक्रेट सोलई सोसाइटी से रिलेटेड हैं। बताओ मुझे, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? इनफैक्ट मैंने ही तो सोलई सोसाइटी से कहा था कि वो तुम्हें इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए कहे। नहीं तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें कटोका की उस फैमिली से रिवॉर्ड मिला है? हरमन गिल की बात सुनकर गार्गी की पूरी बॉडी कांपने लगी और अगले ही पल उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो धम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। ये कैसे पॉसिबल है? सोलील सोसाइटी तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? बहुत ही सिंपल है। मैं कटोका गया था और उस फैमिली से मैंने सोलील सोसाइटी को खरीद लिया। तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? अब न सिर्फ इस देश में मौजूद सोलील सोसाइटी की ब्रांच बल्कि पूरी की पूरी सोलील सोसाइटी अब मेरी है। हरमन गिल की बात सुनते ही पूरी की पूरी मोरे फैमिली सदमे में आ गई थी। आफ्टर ऑल उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सोलील सोसाइटी से उन लोगों ने खुद को जोड़ने का सपना देखा था वो ऑलरेडी हरमन गिल के अंडर होगी। ये इम्पॉसिबल है। तुम झूठ बोल रहे हो। एक टाइम के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि तुम ओवरसीज में सोलील सोसाइटी को खरीदने के लायक हो, तब भी सोलील सोसाइटी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पैसे नहीं दे सकती, है ना?
ये वाकई में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर हर कोई गरीब है, लेकिन सच पूछो तो मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि तुम ये बात भूल गए हो कि भले ही मैं पावरफुल नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी इस देश में ऐसे अनगिनत लोग थे जो मुझे फॉलो करते थे, खासतौर पर मेरे लॉयल सबऑर्डिनेट्स। तो तुम ये कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला वो बंदा ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं? उनके पास भी इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। मैंने कहा ना कि मैं ये रकम बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर सकता हूँ। मैं श्योर हूँ कि तुम सभी ने नोटिस किया होगा कि कैसे कुछ समय पहले गोल्ड के प्राइस क्रैश हो गए थे। डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस 350 से गिरकर 340 पर आ गए थे। अनलेस तुम्हारे पास गोल्ड का माउंटेन है। दिलीप की बात सुनकर हरमन गिल ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो डर गया हो, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक है? दिलीप को अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। मोरे फैमिली के बाकी के लोग और भी कहीं ज्यादा शॉक्ड थे और हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। ये हरमन गिल ही था जिसने जानबूझकर हमें सब कुछ पता लगाने से रोक कर रखा था। हरमन एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई है। अगर तुम्हारे पास गोल्ड माइन है तो गोल्ड माइन की कीमत अनमोल है। मेरा मानना है कि इस देश में बस केवल 3 ही लोग हैं जिन पर इंद्रजीत, ध्रुव और गौरदास, लेकिन इन तीनों में से कोई भी गोल्ड माइन सेल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। इसलिए तुम्हारा पैसा कहाँ गया? मुझसे पूछने के बजाय क्यों ना तुम लोग खुद चेक करो और देखो कि किसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हरमन गिल की बात सुनने के बाद गार्गी ने फिर तुरंत ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कहा और कुछ ही मिनटों के बाद गार्गी के सबऑर्डिनेट्स में से एक ने उसे कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ा दिए। और फिर गार्गी को रियलाइज हुआ कि उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर नाम अलग अलग थे, लेकिन अगर वो लोग उन सभी कंपनीज के पीछे के इन्वेस्टर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जारी रखें तो उनकी सभी इन्वेस्टिगेशंस उन्हें एक ही आदमी की तरफ लेकर जाएंगी, बबलू गणपत। ये उसका काम है। बबलू गणपत हरमन गिल का पुराना सबऑर्डिनेट था जो हरमन गिल के लिए काम करता था, लेकिन उस समय हरमन गिल के देश छोड़कर जाने के बाद सबको यही लगा कि बबलू गणपत ने हरमन गिल से अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए होंगे। और इतने सालों में हरमन गिल ने भी बबलू से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखा, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच एक फोन कॉल भी नहीं हुई थी। सभी के हिसाब से बबलू गणपत हरमन गिल से नफरत करता था। ऐसे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बबलू गणपत ने हरमन गिल की मदद की थी। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुमसे 20 साल तक ना मिलने के बाद वो तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करेगा? उस पर से ये तो इतना बड़ा फॉर्च्यून है। पहली बात तो ये पैसा तुम्हारे और मोरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत छोटी रकम है। और दूसरी बात, बबलू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों सगे भाइयों से भी कहीं ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए मैं बिना कोई सवाल करे भी बबलू पर भरोसा कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है कि उसने भी कभी मुझे निराश नहीं किया है। मुझे डर है कि ये एक ऐसी चीज है जो तुम या मोरे फैमिली अपनी सारी जिंदगी में भी कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। हरमन गिल की बात सुनकर एक पल के लिए गार्गी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और रही बात दिलीप की, तो वो इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड था। जिस सोलेल सोसाइटी को लेकर वो हमेशा से इतने घमंड में रहा था, वो एक्चुअल में उसके ओपोनेंट हरमन गिल की थी। और यही वो पल था जब दिलीप को इस बात का एहसास हुआ कि क्यों वापस आने के बाद हरमन गिल इतना ज्यादा निडर नजर आ रहा था। तो अब मुझे लगता है कि मैं चाय पीना डिजर्व करता हूँ, है ना? लेकिन अगले ही पल वो बाकी की बची हुई चाय अलग फेंक देता है। एक्चुअली अभी अच्छी नहीं रह गई है, अब इसमें कोई टेस्ट नहीं रह गया है। हरमन, मोरे फैमिली ने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा है। तुम सही थे। अब तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, जिस बात पर मुझे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे इस बात पर भरोसा है। तुम्हारे अप्रूवल के बिना मोरे फैमिली का ग्रैंड डिनर नहीं हो सकता है, और उसका इनविटेशन बस केवल बेकार पेपर के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। वेल, फिर दूसरे गेस्ट को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिलीप ने फाइनली अपने हालात से समझौता कर लिया है। आओ, चलो बैठकर बात करते हैं।
आज हमें अपनी 20 साल पुरानी सभी नाराजगियों को सुलझा देना चाहिए। दिलीप की ये बात सुनकर मोरे फैमिली के मेंबर्स और भी कहीं ज्यादा हैरान रह गए थे। ये नजारा देखने के बाद उन लोगों को एक बात तो समझ में आ गई थी, और वो ये थी कि मोरे फैमिली ने अब पूरी तरह से समझौता कर लिया है। बात करोगे? कैसे और किस बारे में? जिस भी बारे में तुम बात करना चाहो। मैं भी बहुत सी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब तक मैं हमेशा ही उन लोगों से बातें करता आया हूँ जो मेरे तरीके से मेरे साथ बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन बात दरअसल ये है कि क्या तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड हो? हरमन गिल के शब्द इस समय किसी तेज धार वाले चाकू के जैसे थे जो मोरे फैमिली के दिलों को छलनी कर रहे थे। हरमन गिल की बात सुनने के बाद मोरे फैमिली के लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो सब के सब इस समय ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जब वो पलट कर वार कर सके। दिलीप ने भी इस समय गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने दांत भींच लिए थे। उसके हिसाब से उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। हरमन, मैं मानता हूं कि इस देश में बहुत से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी इज्जत करे तो उसके लिए तुम्हें पहले उसे इज्जत देनी होगी। लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अचानक से ही माहौल में टेंशन नजर आने लगी थी। ये कहने के बजाय कि दिलीप इस समय हरमन गिल से बात करके कॉम्प्रोमाइज कह रहा है, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो हरमन गिल को बातों में उलझा रहा है। सच कहा, लोगों को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला ऑलरेडी मर चुका हो तब ऐसा करना जरूरी नहीं है। आज मैं यहाँ पर पूरी की पूरी मोरे फैमिली को मौत के घाट उतारने के लिए आया हूँ। दुख की बात यह है कि ये जगह आज तुम्हारी कब्र साबित होगी। दिलीप के शब्द सुनते ही मोरे फैमिली में सब लोग सतर्क हो गए और उसी पल वहां के सभी दरवाजे भी बंद हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो? मैं मानता हूं कि तुम वाकई में बहुत स्ट्रांग हो, और मैं ये भी जानता हूं कि अब्रॉड में तुम बहुत ही अच्छे से चीजों को मैनेज भी कर रहे हो। चाहे हमने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली हो, लेकिन तुम हमारा नामो निशान भी पता नहीं लगा पाए थे। लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे कि 20 साल पहले थे। 20 साल पहले भी तुम बहुत ज्यादा घमंडी थे। जब मोरे फैमिली ने तुम्हें अकेले आने दिया था तब तुम वाकई में अकेले आए थे, और अब जब तुम मोरे फैमिली से बदला लेने आए हो तब भी तुम अकेले ही आए हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम वही गलतियां दोहरा रहे हो। दिलीप की बातें सुनने के बाद भी हरमन गिल शांत रहा और केवल कमरे को स्कैन करता रहा। उसने नोटिस किया कि वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरों में अजीब से एक्सप्रेशंस मौजूद थे, अजीब से लुक्स मौजूद थी, जैसे कि वो सब के सब वहां पर हरमन गिल को जान से मारने के लिए आए थे। दरवाजे बंद करो, हरमन गिल को जिंदा पकड़ो। आज इसके और मोरे फैमिली के बीच में बस किसी एक का ही वजूद रह सकता है। दिलीप की बात सुनते ही मोरे फैमिली के मेंबर्स में जैसे एक अजीब सा जोश आ गया और सभी दिलीप के ऑर्डर्स को पूरा करने की तैयारी में लग गए। आज वहां पर मौजूद हर कोई हरमन गिल का दुश्मन था, और दिलीप के ऑर्डर देते ही एक क्लिक की आवाज के साथ वहां का दरवाजा बंद हो गया। अगले ही पल सबकी नजरें हरमन गिल पर चली गईं। गार्गी, क्या तुम्हारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं? वो ऑलरेडी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ब्रिजेश, तुम्हारे लोग कहाँ पर हैं? तो भी हरमन को दफनाने के लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। गुड गुड। अनीत, अब बस तुम्हारे लोग ही बचे हैं। दिलीप के हिसाब से हनीत का बैकअप आते ही मोरे फैमिली के विला के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन सभी ब्लॉक हो जाएंगे। इस तरह से अगर हरमन गिल के पास पंख भी हुए तब भी वो यहाँ से बचकर भागने में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिलीप के ऑर्डर देने के बाद भी हनीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनीत, चुप क्यों खड़े हुए हो? कहाँ हैं तुम्हारे आदमी? दिलीप, तुम्हें पता होना चाहिए कि मोरे फैमिली का विकास नगर वाला घर जला दिया गया है। अब वहां पर मौजूद लोग या तो मर चुके हैं या घायल हैं। ऐसे में मैं लोगों को कहां से लेकर जाऊं? इस समय मोरे फैमिली की हर ब्रांच से करीब 10-10 हजार लोग वहां हेडक्वार्टर्स आ रहे थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हरमन गिल से निपटने के लिए। ऐसे में हनीत का ये कहना कि उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, दिलीप और बाकी सभी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने सुना था कि भले ही विकास नगर वाला घर हरमन ने जला दिया है, लेकिन विकास नगर की मोरे फैमिली में कोई भी घायल नहीं हुआ है।
तुम सही कह रहे हो, इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ था। तो फिर तुम्हारे लोग कहां पर हैं? भले ही मोरे फैमिली में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन विकास नगर के मोरे फैमिली के घर में अब रिपेयरिंग की जरूरत है। दिलीप, मुझे नहीं लगता कि मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा बन पाऊंगा, लेकिन अकेले हरमन से निपटने के लिए 30,000 लोग काफी होने चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा कि विकास नगर के घर वाले मेरे लोग इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले तो हमें हमारा घर ठीक करने की जरूरत है, और दूसरा, पिछली बार हरमन विकास नगर में मुश्किल में पड़ गया था और इंद्रजीत मेरी बेटी है, और मैं उस समय अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गया था, और उसके लिए मुझे आज तक गिल्ट महसूस होता है। आज हरमन एक बार फिर से वापस आ गया है, और यह बात तो साफ है कि वो विकास नगर की मोरे फैमिली को बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए उसकी इस दया का बदला मैं उसे धोखे के साथ तो नहीं दे सकता हूँ, है ना? और फिर अगले ही पल वहां पर एक जोरदार बैंग की आवाज आई। हनीत की बात खत्म होते ही दिलीप ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और गुस्से में उसे दीवार से लड़ा दिया था। डैम! तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम बगावत कर रहे हो? तुम चाहो तो मुझे सीधा जान से मार डालो, लेकिन मैंने मेरे लोगों को ऑर्डर दिए हैं। अगर विकास नगर वाली मेरी फैमिली का कोई भी हरमन के अगेंस्ट जाएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है। उस समय मैं अपनी बेटी को बचाने में नाकाम रहा था, और खड़े खड़े बस केवल ये देख रहा था कि कैसे तुमने चालें चलकर हरमन और इंद्रजीत को बहलाकर मोरे फैमिली में बुलाया था। एक बाप के तौर पर मैं उस समय चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुम सबकी मदद नहीं की, तो मोरे फैमिली के हेड्स में से एक के तौर पर मेरी कोई जगह नहीं रह जाएगी। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो उस समय मैं वाकई में बहुत घटिया था, लेकिन आज मुझे मौत का डर नहीं है, और न ही मुझे तुम्हारा डर है, और इसके अलावा मुझे इस पोजीशन से भी कोई लगाव नहीं है। इसके अलावा मैं आगे और कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हरमन के अगेंस्ट जाना वाकई में अपनी खुद की कब्र खोदने के बराबर है। डैम! हनी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम मोरे फैमिली की 100 सालों की बुनियाद इस हरमन के हाथों तबाह होने दोगे? बुनियाद? तुम जानते हो हमें हमारा बिजनेस कैसे मिला है? 20 साल पहले भी हम इतने पावरफुल नहीं थे कि 4 बड़ी फैमिलीज में हमारी गिनती हो सके। यहाँ तक कि खुद गिल फैमिली भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उन 4 बड़ी फैमिलीज में बस केवल गुहा फैमिली और भाटिया फैमिली ही क्वालिफाइड थी। उस समय जब गिल फैमिली हम पर भारी पड़ने वाली थी, तब हमने बहुत सी गलत चीजें की थी। उन 4 बड़ी फैमिलीज की रेपुटेशन के लिए तुम्हें पता भी है हम लोगों ने कितने लोगों की जान ली है, लेकिन मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बेटी इंद्रजीत निर्दोष है। उसने बस गिल फैमिली के एक लड़के से प्यार कर लिया था, तो इसमें गलत क्या था? बाद में तुम लोगों ने उसे और हरमन को मेरी आंखों के सामने जान से मारने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फैमिली मैरिज टूटी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरा दिल उस समय कितना ज्यादा दर्द में था। उस समय जो भी हुआ था वो सब हमारे डैड ने डिसाइड करा था। अगर उस समय उन्होंने वो फैसला नहीं लिया होता तो क्या आज मोरे फैमिली का ऐसा स्टेटस होता? और तो और, अगर हरमन इतना ही इंद्रजीत के साथ रहकर मोरे फैमिली का दामाद बनना चाहता था, तो क्या उसके लिए हमारी बात मानना इतना ज्यादा मुश्किल था? इस पूरे दौरान हरमन अपनी भौएं सिकोड़े हनीत को देख रहा था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हनीत ने एक्चुअल में अपने लोगों को उस पर अटैक करने से मना किया था। नहीं, जाने दो। हरमन की बात सुनकर दिलीप के चेहरे पर अब एक ईवल स्माइल आ गई, मानो वो हनीत से कह रहा हो कि अब वो नाटक करना बंद कर सकता है, क्योंकि हरमन ऑलरेडी बेवकूफ बन चुका है। जाहिर सी बात थी कि हनीत दिलीप के चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझ सकता था। आफ्टर ऑल, भले ही वो दोनों सगे भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों 60 सालों से एक ही छत के नीचे रह रहे थे, और हनीत दिलीप की रग रग से वाकिफ था। अचानक से फिर हनीत ने कस कर अपना पैर जमीन पर मारा और अगले ही पल अपने सिर को दिलीप के सिर से लड़ा दिया, और एक जोरदार बैंग की आवाज के साथ दिलीप का सिर इतनी जोर से हिट हुआ कि उसमें से खून निकलने लगा था। नाटक कर रहा हूँ दिलीप, मैं तुम्हारे जितना नहीं गिर सकता हूँ जो अपने फायदे के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करे। हनीत, तुम इस समय हीरो होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? अब इस बात पर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों तुम ध्रुव के साथ लड़ना नहीं चाहते। क्यों जब गुहा फैमिली की ताशा ने तुमसे कॉपरेट करने के लिए कहा था तो तुमने उन लोगों को मना कर दिया था? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक प्लान था, है ना? प्लान? मेरे पास कोई प्लान नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरे पास अभी भी ज़मीर है,
लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और फिर अगले ही पल एक धम्म की आवाज के साथ हनीत हरमन के सामने अपने घुटनों पर था। हनीत को ऐसे देखकर दिलीप ने जोरों से हंसकर उसका मजाक बनाया, लेकिन हनीत को अब इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। हरमन, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं जो तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं है। उस समय अगर मैंने वो सब नहीं किया होता तो तुम लोगों का साथ दिया होता तो मोरे फैमिली कभी भी गिल फैमिली के अगेंस्ट नहीं गई होती। मैंने ही तुम्हारे साइकोलॉजिकल डिफेंसेस को कम करा था ताकि मोरे फैमिली के अगेंस्ट तुम्हारे पास कोई भी डिफेंसेस न रहे। नहीं तो उस समय मोरे फैमिली बिना किसी शक के गिल फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ करा, और जो मैंने इंद्रजीत के साथ करा उसके लिए भी। एक बाप के तौर पर मैं नाकाम हो गया। इंद्रजीत की माँ उसके जन्म के समय ही मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी बच्ची का अच्छा ख्याल रखूं। मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। अपनी बात खत्म करते ही अचानक से हनीत के हाथ में खंजर नजर आने लगा था, और फिर अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के हनीत ने अपना खंजर उठाया और खुद के पेट में भोंक दिया। कल मैं नोटराइजेशन के लिए ट्रस्ट कंपनी गया था और मैंने उन लोगों से कहा है कि मेरे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें वो ध्रुव के नाम पर कर दें। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया है उसके लिए इंद्रजीत मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ध्रुव इसे कॉम्पनसेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा। मैं जानता हूं कि ध्रुव अब कभी भी मुझे नाना कहकर नहीं बुलाएगा। अपनी बात कहने के बाद हनीत ने फिर एक भी पल हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसका खंजर एक बार फिर से हवा में था, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा खुद को खंजर भोंक पाता, ठीक उसी समय वहां पर एक जोरदार क्लैंग की आवाज आई और दरवाजे से खंजर उड़ता हुआ आकर सीधा हनीत के खंजर से टकराया और उसे अलग फेंक दिया। मोरे फैमिली के सभी मेंबर्स ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और वहां पर सभी को ध्रुव खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन ध्रुव वहां पर अकेला नहीं था, उसके साथ इंद्रजीत भी मौजूद थी। घर के अंदर आते ही इंद्रजीत को हनीत जमीन पर अपने घुटनों पर नजर आया। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? हनीत ने अपनी आंखों में आंसू लिए धुंधली आंखों के साथ इंद्रजीत को देखा और फिर कुछ समय के बाद अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ। इंद्रजीत, तुम वापस आ गए? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? आपसे किसने कहा था सुसाइड करने के लिए? जान के बदले जान। उस समय अगर मैंने हरमन को जोर नहीं दिया होता कि वो मोरे फैमिली से दोस्ती कर ले और गिल फैमिली के सभी मामलों को मोरे फैमिली के हाथों में सौंप दे, तो मोरे फैमिली फिर कैसे जीत पाती। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दिलीप और बाकी सब इतने ज्यादा बेरहम होंगे। वो लोग न सिर्फ गिल फैमिली का पैसा चाहते थे बल्कि गिल फैमिली के सभी लोगों की जान भी लेना चाहते थे। अगर गिल फैमिली का इतना खास स्टेटस नहीं होता और गिल फैमिली के हायर अप्स ने नजर नहीं रखी होती तो उन लोगों ने पूरी की पूरी गिल फैमिली का सफाया कर दिया होता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप मर गए तो क्या गिल फैमिली के लोग जिंदा वापस हो जाएंगे? मैं गिल फैमिली की बहू हूँ और साथ ही साथ आपकी बेटी भी हूँ। इंद्रजीत की बात सुनकर हनीत का चेहरा सफेद पड़ गया और फिर इंद्रजीत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। नॉट बैड। अब तो सब लोग यहाँ पर हैं। ध्रुव, इंद्रजीत, हरमन, तुम तीनों के तीनों यहाँ आ चुके हो। क्या फैमिली रियूनियन है? अच्छा ही है, क्योंकि अब जब पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर है तो मुझे खुद जाकर तुम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो चाहे वो तरीके अपना लो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तरीके? तुम सब के सब इस समय मोरे फैमिली के घर के अंदर खड़े हो। मुझे भला किन तरीकों की जरूरत पड़ेगी? ये तो उल्टा ऐसा है कि तुम लोग खुद मेरे जाल में फंस गए हो। मुझे लगा था कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम सब मेरे जाल में खुद आकर फंस जाओगे। सच पूछो तो तुम लोगों के साथ निपटने के लिए सिर्फ मोरे फैमिली के हेड बाहर नहीं आए हैं, बल्कि हमारे पीछे जो फैमिली है वो भी चुपचाप हमें सपोर्ट कर रही है। और बस केवल इतना ही नहीं, हमारे पास तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त भी हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर दिलीप ने चुटकी बजाई और अगले ही पल वहां दरवाजे पर कुछ लोग आकर खड़े हो गए। हरमन ने उन सभी को ध्यान से देखा और उसकी शांत आंखों में फाइनली थोड़ा डर नजर आया। उसकी वजह यह थी कि वो सभी लोग एक समय पर गिल फैमिली के मेंबर्स थे
और शीश महल में उन्हें गिल फैमिली के मेन बुलाया जाता था। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सही कहते हैं। वेल, अब क्योंकि विकास नगर की मोरे फैमिली से हमें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, तो मैंने गिल फैमिली के मेन को हमें सपोर्ट करने के लिए बुला लिया। गिल फैमिली से इस समय कई लोग आए थे और उन्हें देखकर हरमन भी कांपे बिना नहीं रह पाया था। गाइस, तुम्हें क्या लगा मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं कि तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, है ना? उस समय पूरा शीश महल ये जानता था कि अगर कोई आदमी गिल फैमिली के द्वारा अप्रूव्ड होता है तो वो एक अच्छा आदमी होता है। एक समय पर गिल फैमिली का आदमी बनना शीश महल के हर आदमी का सपना था, लेकिन अब वो सब के सब किसी कुत्तों से कम नहीं है जो हर उस आदमी के सामने जाकर अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं जो उन्हें पैसे देगा। इसीलिए अब ये लोग मोरे फैमिली में हैं और मोरे फैमिली के लिए ही काम कर रहे हैं। अब देखो, ये लोग यहाँ से बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे? अपनी बात कहते हुए दिलीप ने फिर ऐसे अपने कोट की स्लीव सही की जैसे कि मानो वो ऑलरेडी ये लड़ाई जीत गया हो। और वाकई इस समय हरमन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। गिल फैमिली के मेन को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे अपने अंदर बहुत से इमोशंस महसूस हो रहे थे, साथ ही साथ उसके हाथ भी कांपने लगे थे। उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए दिलीप ने पता नहीं कहां से खंजर निकाला और एक ही झटके में वो अपनी जगह से गायब होकर सीधा हरमन के पीछे चला गया। अगले ही पल दिलीप का खंजर हरमन की पीठ की तरफ था और उसने सीधा उसे उसकी पीठ पर भोंक दिया। लेकिन फिर अगले ही पल दिलीप का खंजर वाकई स्टैब हुआ था, लेकिन वो खंजर हरमन को नहीं लगा था। मल्हार, तुम? अपनी आंखों के सामने खड़े 30 उम्र के आदमी को दिलीप ने घूर कर देखा, जैसे कि घूरने भर से वो उस आदमी को खत्म कर देगा। आफ्टर ऑल वो हरमन को जान से मारने में बस एक कदम दूर था और मल्हार ने उसका वो मौका उससे छीन लिया था। मल्हार भी दरअसल उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें अभी अभी दिलीप ने कुत्ता कहकर बुलाया था, जिन्हें मोरे फैमिली ने इतने साल पाला था। मल्हार वैसे तो गिल फैमिली का आदमी था, लेकिन कुछ साल पहले वो मोरे फैमिली के साथ आ मिला था और बदले में उसे अपने नाम के आगे मोरे फैमिली का नाम लगाने का मौका मिला था। मेरा नाम मल्हार गिल है। अरे तुम गिल के आदमी होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम मोरे फैमिली का पैसा लेकर हमारे लिए कुत्ता बने थे, यहाँ तक कि उसके लिए तुमने अपना सरनेम तक बदल लिया था। सच में? तुम्हें नहीं पता कि मुसीबत में एक आदमी और भी ज्यादा स्ट्रांग और बहादुर बन जाता है, और यहाँ तक कि उसका पोटेंशियल भी बाहर आ जाता है। हम सरेंडर करने के लिए इसलिए तैयार थे क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे थे। अब हमारा किंग वापस आ गया है। भले ही मोरे फैमिली में मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर इस समय तुम मेरे सीने पर अपना ये खंजर भोंकते हो और उसके बाद भी अगर मैं अपनी पलक तक झपकाता हूं, तो यूं समझ लेना कि मैं फिर गिल फैमिली का आदमी नहीं हूं। कम ऑन, है हिम्मत मुझे चैलेंज करने की? अपनी बात कहते समय मल्हार बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसके हर एक शब्द में एक अलग ही स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि खुद दिलीप भी उसकी बात सुनकर शॉक्ड था। लेकिन फिर अगले ही पल अचानक से दिलीप ने अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी की और अपने खंजर को मल्हार के सीने की तरफ भोंक दिया। लेकिन दिलीप का खंजर जैसे ही मल्हार के सीने को छेदने वाला था कि तभी वहां पर कुछ क्लिंग की आवाज आई और आवाज के साथ दिलीप का खंजर टूट गया। और जिस आदमी ने दिलीप का खंजर तोड़ा था वो कोई और नहीं था बल्कि हरमन गिल था। दिलीप का रिएक्शन भी तेज था और इसीलिए उसने तुरंत ही एक कदम पीछे की तरफ ले लिया। वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सब के सब आज यहाँ मरोगे। बहुत ही जल्द मोरे फैमिली के हेड यहाँ पर आ जाएंगे और साथ ही साथ उस फैमिली के लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। तुम सब तो अब बस अपने मरने का इंतजार करो। आज तुम सभी की मौत यहाँ पर तय है। एक्चुअली मैंने उस फैमिली के बारे में पता करा है जिसके बारे में तुम बात करते रहते हो, और फिर मुझे पता चला कि मोरे फैमिली के पीछे एक से ज्यादा फैमिलीज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो, क्योंकि फिर उस तरह से मैं अपने आदमियों को कह सकता हूं कि एक साथ तुम सबका सफाया कर दे। हरमन की बात सुनकर दिलीप एक पल के लिए हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे।